नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों अपने रेट मेंस से संबंधित है। रेट मेंस में दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित। ठीक है, हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित अपने पहले कितनी वीडियो अपलोड कर दी? 2 वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें अपन लगभग 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। 30 से ऊपर ही है, कम नहीं है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो होगी, 15 मिनट की वीडियो होगी लगभग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने में किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखो और कहो जो विधि है, इसके अंदर का मतलब क्या सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? से स्वर वाचन सिखाने के लिए दोस्तों देखो और कहो विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, से स्वर वाचन का प्रयोग का मतलब कि सिखाने के लिए देखो और कहो विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी मतलब कि शिक्षण में किस उद्देश्य के लिए अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे ध्वनि शब्द और वाक्य की रचना का मतलब कि ज्ञान, ज्ञान शब्द को ध्यान देना। यहाँ पे ज्ञान हिंदी शिक्षण में दोस्तों किस उद्देश्य के लिए अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्ञानात्मक जो पक्ष होता है उसको मतलब कि बढ़ाने के लिए ध्वनि शब्द और वाक्य रचना मतलब कि हिंदी के अंतर्गत ज्ञान हिंदी शिक्षण से संबंधित होने वाला है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा ज्ञान हिंदी शिक्षण से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद किसने दिया था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हिंदी को जो राष्ट्रभाषा का जो शब्द है या पद है दोस्तों किसने दिया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद देने वाले का क्या नाम है दोस्तों? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रभाषा का पद दिया दोस्तों। ठीक है, चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से क्या संबंध, कैसा संबंध होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो चिंतन की योग्यता होती है, इसका जो भाषा के साथ मतलब कि अन्य भाषा की अन्य योग्यताओं के साथ कैसा संबंध होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके साथ कैसा संबंध होता है? तो ये सीधा डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, तो जो अपन सोचते हैं उसके लिए भाषा के लिए, भाषा के अंतर्गत ही सोचते हैं, किसी न किसी भाषा के अंतर्गत सोचते हैं, तो इसका सीधा संबंध होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो भाषा का जो शिक्षण होता है दोस्तों किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनौपचारिक प्रकार का दोस्तों भाषा का शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, अनौपचारिक प्रकार का भाषा का शिक्षण होना चाहिए, जिसमें मतलब कि स्टूडेंट के लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जो कि अनौपचारिक होनी चाहिए। ठीक है, अनौपचारिक के बाद दोस्तों औपचारिक शिक्षा दी जाती है भाषा की। ठीक है, पहले मतलब कि अनौपचारिक दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? पढ़ाए गए जो पाठ होते हैं उसको दोहराने का समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाए गए पाठ का दोहराने का समय दिया जाता है या अवसर दिया जाता है, उसको गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है। तो हमारा जो अधिकांश वाचन होता है दोस्तों अपना किस रूप में होता है। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वाचन होता है ये मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मौन वाचन किया जाता है, जिसमें अपन अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मौन वाचन जो होता है दोस्तों की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ ग्रहण में तीव्रता लानी चाहिए। ठीक है, जो अपनी समझने की क्षमता उसमें मतलब कि तीव्रता लानी चाहिए, जिस उस मतलब कि अगर समझने के अंतर्गत अपनी तीव्रता है तो अपन मौन वाचन की गति बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन संबंधित प्रयोग विशेषकर किस देश में किए गए। तो यहाँ पे जो मौन वाचन है दोस्तों इससे संबंधित जो विशेषकर जो प्रयोग किए गए दोस्तों किस देश के अंतर्गत किए गए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे मतलब कि मौन वाचन से संबंधित अमेरिका के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन किस स्तर पर शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मौन वाचन है दोस्तों ये किस स्तर पर शुरू करना चाहिए। तो इसकी बात करें दोस्तों ये तीसरी कक्षा में दोस्तों मतलब कि धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और मतलब कि मुख्य रूप से दोस्तों छठी कक्षा से शुरुआत करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो तीसरी कक्षा से होना चाहिए। ठीक है, तो मौन वाचन की शुरुआत मतलब तीसरी कक्षा से हो जाती है, लेकिन जो मतलब कि ज़्यादातर ज़्यादा जोर देना कब से स्टार्ट करते हैं। तो छठी कक्षा से दोस्तों ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, बाकी स्टार्ट तीसरी कक्षा से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निरंतर मौन वाचन कौन सा दोष होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों निरंतर जो मौन वाचन होता है तो कौन सा दोष आ जाता है। यहाँ पे जो निरंतर मौन वाचन के द्वारा कौन सा दोष आ जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो निरंतर मतलब कि मौन वाचन करवाया जाता है, इससे संबंधित कौन सा दोष होने वाला है? तो उच्चारण से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच बीच में मतलब कि सहस्वर वाचन भी करवाना चाहिए, जिससे मतलब उच्चारण संबंधित दोष उत्पन्न ना हो। अगला क्वेश्चन है, लिखित कार्य से तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों लिखित कार्य का क्या तात्पर्य है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होने वाला जो कक्षा कार्य और गृह कार्य होते हैं उनमें मतलब कि लिखित कार्य से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, कक्षा में कार्य हो चाहे गृह कार्य हो, दोनों के दोनों लिखित कार्य से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित कार्यों की त्रुटि का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों जो लिखित कार्य होते हैं उनकी त्रुटियों का प्रकार होता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मतलब कि लिखित कार्य में किस किस प्रकार से त्रुटियां हो सकती, गलतियां हो सकती है। तो मात्रा या वर्ण संबंधित जो अशुद्धियां होती है, ये भी एक लिखित मतलब की अशुद्धि होती है। ठीक है, उसी प्रकार एक व्याकरण के नियमों से संबंधित कुछ दोष आता, वो भी एक मतलब कि लिखित त्रुटि के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी विराम चिन्हों का मतलब कि गलत प्रयोग करना, यह भी एक लिखित त्रुटि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अपने सभी ऑप्शन सही होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गृह कार्य का संशोधन करना उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे जो गृह कार्य होता है उसका संशोधन करना उपयुक्त होगा, तो उपयुक्त कब होगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्र उपस्थिति को दिखाकर मतलब कि छात्र उपस्थिति में दिखाकर लाल स्याही से मतलब कि इसका शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मतलब कि छात्र गृह कार्य से संबंधित कुछ भी संशोधन करना हो तो उसको मतलब कि लाल पेन से लिखकर और वो छात्र के मतलब कि सामने लिखा जाता है। ठीक है, कि भाई आपके गृह कार्य में ये संशोधन आपको करना है। ठीक है, वो भी किस कलर से लिखते हैं? तो लाल स्याही के द्वारा मतलब कि लिखा जाता है। ठीक है, उस प्रकार अपन गृह कार्य में संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे दोस्तों गृह कार्य का जो मूल्यांकन होता है ये करना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इससे मतलब कि छात्रों के जो संबल और निर्बल पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जो गृह कार्य होता है इसका जो मूल्यांकन किया जाता है, इसका मतलब कि क्या कारण है? तो इससे मतलब कि जो छात्र होते हैं इनके जो सबल और मतलब कि जो निर्बल पक्ष होती है उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार मतलब गृह कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। छोटे बालकों में मतलब कि कल्पनाशील विकसित करने का माध्यम क्या है? जो छोटे बालक होते हैं उनको एक कल्पना शक्ति वो विकसित करने के लिए दोस्तों क्या माध्यम होना चाहिए? तो यहाँ पे कल्पना शक्ति मतलब कि विकसित करने के लिए किस चीज़ का माध्यम बनाना चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परियों की कहानी सुनवाकर मतलब कि छोटे बालकों को एक कल्पना शक्ति विकसित की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो मौन वाचन दोस्तों कहाँ पर नहीं किया जा सकता है? तो मौन वाचन कहाँ पर नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मौन वाचन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये अभिनंदन जो कक्ष होता है दोस्तों, अभिनंदन जो सभा होती है उसके अंतर्गत मतलब कि मौन वाचन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी लाइब्रेरी के अंतर्गत मतलब कि या पुस्तकालय में दोस्तों मौन वाचन किया जा सकता है, विद्यालय में किया जा सकता है और वाचनालय में किया जाता है। लेकिन अभिनंदन दोस्तों इसमें मतलब कि मौन वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें बोलकर ही मतलब कि अपन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिष्टाचार विरोध किसे कहते हैं? तो शिष्टाचार जो विरोध है दोस्तों इसे किसे कहते हैं? तो ये यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिष्टाचार विरोध किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये जो वाचनालय में जोर जोर से पत्र पढ़ना ये शिष्टाचार के विरोध कहलाता है। ठीक है, वाचनालय के अंदर जोर से मतलब कि पत्र पढ़ना एक शिक्षा शिष्टाचार विरुद्ध कहलाता है। बाकी पुस्तकालय में मौन वाचन करना तो ये अपना शिष्टाचार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और बाकी घर में मतलब कि शोर मचाना इससे मतलब कि शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी अध्यापक द्वारा मतलब कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये भी एक शिष्टाचार से संबंधित है। ठीक है, बाकी वाचनालय में दोस्तों मतलब जोर जोर से चिल्लाना या पत्र पढ़ना ये अपना शिष्टाचार के विरुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है दोस्तों? तो साइलेंट जो रीडिंग है दोस्तों ये मतलब कि किसकी रचना है? तो ये दोस्तों ब्रायन की रचना है। ठीक है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो ये ब्रायन की रचना होने वाले है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रों की गति का विशेष महत्व किस प्रक्रिया में उपलब्ध होता है? तो नेत्रों की जो गति होती है इसका विशेष महत्व किस क्रिया में उपलब्ध होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रों की जो विशेष गति होती है या महत्व होता है ये दोस्तों कौन सी प्रक्रिया में होता है? तो ये शारीरिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेत्रों की गति दोस्तों एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
माध्यमिक जो विद्यालय के छात्र होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करने वाले उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो माध्यमिक विद्यालय में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है पिंटर और गिलीलैंड है, ठीक है। पिंटर और दोस्तों गिलीलैंड के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन में दोस्तों मतलब कि वर्दी लाई जा सकती है। तो मौन वचन में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मतलब कि वर्दी लाई जा सकती है, तो किस प्रकार से वर्दी लाई जा सकती है? तो यहाँ पे मतलब कि जो मौन वाचन की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार की क्रिया की जाती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेत्रों की गति को मतलब कि बढ़ाकर अपन मौन वाचन की वर्दी कर सकते हैं, ठीक है, नेत्रों की गति बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखना सिखाते समय बालक को पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? तो लिखना सिखाने से पहले मतलब कि बालक को क्या सिखाना चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखना सिखाने से पहले बालक को क्या सिखाना चाहिए? तो बालक का मतलब कि स्वयं का नाम लिखना सबसे पहले सिखाया जाता है, ठीक है। बालक का जो स्वयं का जो नाम लिखना सबसे पहले करवाया जाता है, उसके बाद लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठशाला में पर्याय बालकों से पहले क्या लिखते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों पाठशाला में दोस्तों जो बालकों से पहले क्या लिखते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बालकों के द्वारा सबसे पहले क्या लिखवाया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? अक्षर लिखवाए जाते हैं, ठीक है, अक्षर लिखवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की एक निशानी है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो एक हस्तशिल्प जो मतलब कि इसका खराब हो जाना या दोस्तों अपनी हैंड राइटिंग है वो अगर खराब हो जाती है तो ये अधूरी पढ़ाई का एक निशानी है। तो ये परिभाषा देने वाले का क्या नाम है दोस्तों? ये परिभाषा किसने दी? ये महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों, ठीक है। हस्तशिल्प का जो मतलब कि खराब होना एक अधूरी पढ़ाई का निशानी है, जो कि महात्मा गांधी ने कही थी ये बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कार्य जिसमें केवल मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके समस्या का मतलब कि समाधान किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दोस्तों मानसिक मानसिक जो शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है, ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है। तो मौखिक जो कार्य होते हैं इनको रिकॉर्ड रखने के लिए दोस्तों मतलब कि इसको संभाल के रखने के लिए कौन सा मतलब कि एक उपयोगी होता है? तो यहाँ पे अपना लिखित जो कार्य होता है ये मौखिक कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए काम में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक कार्य को मतलब कि महत्व देता है। तो यहाँ पे जो मतलब कि विद्यार्थी की स्व अध्ययन के लिए जो प्रवृत्ति होती है इसको पैदा करने के लिए अध्यापक कौन से कार्य को अधिक महत्व देता है? तो स्व अध्ययन के लिए दोस्तों कौन से कार्य को अधिक महत्व देता है? तो ये एक मतलब कि यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह कार्य को महत्व देता है, ठीक है। गृह कार्य के माध्यम से स्व अध्ययन के मतलब कि एक प्रवृत्ति पैदा की जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा के दिनों में अधिकतर जो प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है? तो परीक्षा के समय जो मतलब कि सबसे अधिक जो मतलब कि विधि प्रयोग में की जाती है तो वो कौन सी विधि है दोस्तों? तो ये स्व अध्ययन की जो विधि है दोस्तों परीक्षा के समय सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। वह परिविधि जिसमें मतलब कि विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हुए क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है जो मतलब कि अपने अध्ययन की जो कार्य विधि है दोस्तों, जो क्रिया विधि है ये अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करता है, ठीक है। तो ये विधि किस नाम से जानी जाती है? तो ये पर्यवेक्षित विधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पर्यवेक्षित विधि के अंतर्गत विद्यार्थी मतलब कि अध्यापक की देख रेख में कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन में बाहरी अभिक्रिया का अनुदेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अभिकर्मित अनुदेशन है दोस्तों इसके अंतर्गत जो बाहरी अनुदेशन मतलब कि बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। तो बाहरी अनुदेशन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये दोस्तों मतलब कि रेखीय जो अभिकर्मित अनुदेशन होता है ये बाहरी अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है, ठीक है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे दृश्य सामग्री का जो उदाहरण है वो दोस्तों कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीडाइस्कोप है, जो कि एक दृश्य सामग्री का उदाहरण है, ठीक है। जो कि मतलब कि जो चित्र वगैरह होते हैं उनको बड़ा करके दिखाने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? एपीडाइस्कोप यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि दृश्य सामग्री में आता है। बाकी टीवी की बात करें तो ये दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आता है। ग्रामोफोन दोस्तों श्रव्य से संबंधित है, बाकी रेडियो दोस्तों ये भी श्रव्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एपीडाइस्कोप हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में मतलब कि कार्य अंत में किया जाता है। तो भाषा के जो शिक्षण है
भाषा शिक्षण में मतलब कि 4 कौशल होते हैं, उसके सबसे अंत में जो कार्य किया जाता है वो कौन सा कार्य है? तो यहाँ पे दोस्तों जो लेखन कार्य है सबसे अंत में किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता? तो लिसनिंग का कार्य, स्वर्ण करने का सबसे पहले कार्य किया जाता है। उसके बाद स्पीकिंग का कार्य किया जाता है, उसके बाद मतलब कि रीडिंग का कार्य किया जाता है, उसके बाद राइटिंग का कार्य किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य कार्य गृह कार्य के संबंध में मनोवैज्ञानिक कथन कौन सा है? तो गृह कार्य के संबंध में दोस्तों अमनोवैज्ञानिक कथन कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक अधिक जो गृह कार्य ना दे, ठीक है। अगर मतलब कि शिक्षक अधिक गृह कार्य देते हैं तो ये एक क्या होता है, ये मतलब कि अमनोवैज्ञानिक कथन हो जाता है, ठीक है। बाकी मतलब कि छात्रों को गृह कार्य के कारण खेलने का समय नहीं मिलता, तो ये बात सत्य है, ठीक है। हाँ, जो कि मतलब कि गृह कार्य अधिक देने के कारण छात्रों को खेलने का समय नहीं मिलता, जो कि एक मतलब कि गृह कार्य का मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक है। बाकी अभिभावक गृह कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। लेकिन मतलब कि अमनोवैज्ञानिक कथन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि शिक्षक जो अधिक गृह कार्य देते हैं, ठीक है, तो ये अधिक गृह कार्य देने से क्या होता है कि ये पढ़ाई में रुचि बंद कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक कक्षा कार्य, दूसरा कौन सा कार्य होता है? तो लिखित कार्य के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक तो मतलब कि अपना कक्षा कार्य हो गया, तो दूसरा कौन सा कार्य हो जाएगा? तो ये दोस्तों कौन सा कार्य होने वाला? तो गृह कार्य हो जाएगा, ठीक है। गृह कार्य और कक्षा कार्य, जो कि लेखन के दो प्रकार है। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है? तो बालक जो परिवार में रहकर कौन सी भाषा सीखता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बालक जो परिवार में रहकर कौन सी भाषा सीखता है दोस्तों? तो इसकी इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बोलचाल की भाषा सीखता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा सीखता है परिवार के अंदर रहकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का मतलब आश्रय लेना चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाद पाठ शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री कौन सी है? तो यहाँ पे मतलब कि संवाद या बातचीत के लिए जो शिक्षण विद्यार्थियों के लिए मतलब कि क्या जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावकारी उद्योतन सामग्री क्या चीज़ है? तो इसमें आप पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवाद की बात की जा रही है, ठीक है। तो संवाद के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में किया जाता है वो क्या किया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर को यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक टेप रिकॉर्डर कौन सा शैक्षिक उपकरण है? तो टेप रिकॉर्डर है जो दोस्तों मतलब कि कौन सा शैक्षिक उपकरण है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कि श्रव्य उपकरण होने वाला है, ठीक है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो जो भाषा शिक्षण होता है इसमें दृश्य और श्रव्य संसाधन होते हैं, इनमें जो मुख्य इनका प्रयोजन क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब कि छात्रों में विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए ये शिक्षण या श्रव्य दृश्य संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छात्रों में विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में उद्योतन सामग्री का प्रयोग का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो जो भाषा शिक्षण है दोस्तों, जिसमें उद्योतन सामग्री का प्रयोग का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ये जो बालक के जो भाव वगैरह होते हैं उनको जागृत या उत्प्रेरित करने के लिए दोस्तों अपन भाषा शिक्षण में मतलब कि उद्योतन सामग्री या टीचिंग में जो मेथड्स या सामग्री होती है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकों के जो भाव होते हैं उनको जागृत करने के लिए ये अपने टीचिंग सामग्री का यूज किया जाता है, ठीक है, शिक्षण सामग्री का। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगुआ फोन कैसा एक शैक्षिक उपकरण है? तो यहाँ पे दोस्तों लिंगुआ फोन एक कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगुआ फोन की बात की जा रही है, ठीक है। लिंगुआ फोन एक श्रव्य सामग्री होती है, ठीक है। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो अधिक सामग्री जो मानी जाती है सहायक वाली, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? तो पाठ्य पुस्तक को सबसे ज़्यादा अधिक मतलब कि महत्व दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लालेन बोर्ड या फ्लेलन बोर्ड दोस्तों मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लालेन बोर्ड की बात की जा रही है या फ्लैश बोर्ड की बात की जा रही है, तो ये उपयुक्त उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। इसमें मतलब कि किस चीज़ का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है? तो चित्र प्रदर्शन के लिए दोस्तों ये मतलब कि फ्लालेन या फ्लैश बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चित्र प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी डायस्कोप का एपी जो डायस्कोप है दोस्तों, ये जो उपकरण है इसका मतलब कि मुख्यतः प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों ये चित्रों के मतलब का जो सामान्य आकार होता है उसको बड़ा करके दिखाने में काम में आता है, ठीक है। तो एपिडाइस्कोप का मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि उपयोग किस में किया जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चित्रों को बड़ा करके मतलब कि दिखाने में कार्य किया जाता है, ठीक है। चित्रों को बड़ा करके दिखाने में काम में आता है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, तो विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति है दोस्तों मतलब कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी अभिव्यक्ति कौन से प्रश्नों के अंतर्गत की जा सकती है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं इसके अंतर्गत अपने जितने भी विचार हो सकते हैं उनको खोलकर बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, तो यहाँ पे जो अध्यापक होता है उनको एक अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कौन सा सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, तो ये अनुकरण सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। किस सिद्धांत के अनुसार मतलब कि अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, तो अनुकरण सिद्धांत के अनुसार मतलब कि जो जैसे मतलब कि अध्यापक अपने आदर्श प्रस्तुत करेगा उसी प्रकार मतलब कि जो बच्चा होता है या चाइल्ड होता है वो उसी को अनुकरण करके सीखता है, तो यहाँ पे अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अनुकरण के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो व्याकरण की शिक्षा होती है इसमें मतलब कि किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगमन विधि जो आगमन जो प्रणाली होती है इसमें व्याकरण प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगमन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के बाद दोस्तों कुछ नियम बताए जाते हैं, ठीक है। नियम बनवाए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं, ठीक है। आगमन के अंतर्गत उदाहरण देकर नियम बनवाए जाते हैं जो कि एक व्याकरण विधि की एक सबसे बेस्ट मतलब कि विधि मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताराचंद समिति का कब नियुक्त की गई, तो ताराचंद समिति कब नियुक्त की गई दोस्तों यहाँ पे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताराचंद समिति 1948 के अंतर्गत दोस्तों ये मतलब कि नियुक्त की गई दोस्तों, ठीक है। 1948 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ताराचंद समिति के जो माध्यमिक स्तर पर मतलब कि किस भाषा सूत्र की सिफारिश की गई है, तो ताराचंद समिति के अंतर्गत मतलब कि कौन से सूत्र की सिफारिश की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताराचंद समिति के अंतर्गत द्विभाषा सूत्र की एक सिफारिश की गई दोस्तों, ठीक है। द्विभाषा सूत्र की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदालिर आयोग की नियुक्ति कब की गई है, तो मुदालिर जो आयोग है दोस्तों इसकी नियुक्ति कब की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुदालिर आयोग की नियुक्ति कब की गई, 1952 के अंतर्गत की गई दोस्तों, ठीक है। बाकी ताराचंद समिति 1948 यानी कि 1948 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इकाई जो योजना होती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों मतलब कि एक समग्र रूप से यानी कि इंटीग्रेटेड रूप में होती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूप में होती है जो कि इकाई योजना की सबसे बड़ी विशेषता होती है, समग्र व्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक के पूरे पाठ को हम क्या मानते हैं दोस्तों, जो पुस्तक होती है इसके पूरे पाठ को अपन किस नाम से जानते हैं, तो ये कोई क्या कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक इकाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुस्तक का एक पूरा पाठ किस नाम से जाना जाता है, एक इकाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारणतः भावों को अधिकाधिक मतलब कि अभिव्यक्ति क्या कहलाते हैं, तो साधारण जो भावों को मतलब कि अधिकाधिक जो अभिव्यक्ति है वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिकाधिक मतलब कि भाव अभिव्यक्त किस में किया जा सकते हैं, तो गद्य जो रचनाएं होती हैं इनके अंतर्गत मतलब कि अपन सबसे ज़्यादा भाव वगैरह अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भाषा जो तत्व होते हैं इनका ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य क्या कहलाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे जो मतलब कि गद्य शिक्षण होता है इसके माध्यम से अपन मतलब कि भाषा तत्वों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, गद्य शिक्षण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, षडानंद का जो अर्थ होता है उसको समझाने के लिए दोस्तों किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो षडानंद की बात करें दोस्तों मतलब कि जिसके 6 आनंद होते हैं यानी कि जो 6 सिर वाला होता है उसको मतलब कि समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो समास जो विग्रह होता है उसका मतलब कि विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समास विग्रह के अंतर्गत षडानंद शब्द का अर्थ समझाने के लिए समास विग्रह शब्द विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। षडानंद का जिसके 6 आनंद होते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, मिलते हैं दोस्तों अगले सेक्शन वीडियो से संबंधित, ठीक है।